हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नाउ यहाँ पर चाइना के द्वारा दलाई लामा को लेकर भारत को एक सीधी सीधी वार्निंग दी गई है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स न्यूज में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक आर्टिकल में सही सीधी सीधी बात कही गई है कि चाइना वांट्स इंडिया ऑन दलाई लामा। अब चाइना, इंडिया और दलाई लामा के बीच में क्या इश्यूज हैं, आज की इस वीडियो में हम ये इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आप इस इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग माथुर। और अब नाउ यहाँ पर ये है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू। 3 जुलाई 2025 को इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट को देने के बाद चाइना में कुछ हलचल हुई। और जब चाइना ने इस स्टेटमेंट को सुना तो उसने सीधी सीधी भारत को धमकी दे डाली। ठीक है, इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो दलाई लामा है और उनके द्वारा जो चलाया जा रहा ट्रस्ट है, वही दलाई लामा का जो उत्तराधिकारी होगा, उसको चुनने का हक सिर्फ दलाई लामा को और उनके द्वारा चलाए जाने वाले ट्रस्ट को ही है, बाकी किसी को भी नहीं है। अब ये बात चीन को बहुत ही ना एकदम बेकार लगी कि आपने ये क्या शिट कर दिया, नहीं ऐसे आप नहीं कर सकते। ये बात जाती है उड़ते उड़ते बीजिंग में, और बीजिंग का फिर वहां से स्टेटमेंट आता है कि भाई देखिए, दलाई लामा है तिब्बत के और तिब्बत के ऊपर अधिकार है चाइना का। तो इसलिए अब दलाई लामा का उत्तराधिकार जो चुनने का अधिकार है वो सिर्फ चाइना के पास है, उसकी जो पार्टी है रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना उसके पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ गई हैं। ठीक है, वहां पर चाइना कह रहा है भारत से कि भाई आपकी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया, इसका मतलब आप सीधे सीधे हमारा जो इंटरनल मैटर है उसमें आप इंटरफेरेंस करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो। तो ये बात अच्छी नहीं है। अगर आप ऐसी तरह हमारे इंटरनल मैटर्स में घुसते रहेंगे तो क्या होगा, आपको इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दलाई लामा की। देखिए, ये जो शख्स हैं इनको दलाई लामा कहा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई इनका नाम ही दलाई लामा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता, दलाई लामा एक उपाधि है। ठीक है, इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्स्के। ठीक है, अब दलाई लामा कहते, फिर इनको दलाई लामा क्यों कहते हैं? दलाई लामा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से आप देखते हो कि क्रिश्चियनिटी का जो स्पिरिचुअल हेड होता है उसको पूरे वर्ल्ड में पोप नाम से बुलाया जाता है, ऐसे ही जो बौद्धों का स्पिरिचुअल हेड होता है उसको पूरे वर्ल्ड में दलाई लामा कह के बुलाया जाता है। तो ये हैं बौद्धों के 14वें दलाई लामा। और हाल ही में इन्होंने अपना 19th बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया। और इस 19th बर्थडे में इनको बौद्धों की जो भी कम्युनिटी थी उनको लगा कि अब यहाँ पर ये अपना सक्सेसर उसको डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे। तो इसलिए पूरी बौद्ध कम्युनिटी जो भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला नाम की सिटी में मैक्लोडगंज नाम की जो जगह है वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। और वो चाहते हैं कि दलाई लामा अब अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर बता दें। हालांकि दलाई लामा ने अभी ये भी कहा है कि भाई, दलाई लामा का स्टेटमेंट आया अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद कि नहीं, अभी तो मैं 3 to 4 डिकेड और यहाँ पर लोगों की सेवा करूंगा, यानी कि 30 से 40 साल। और मेरे को उम्मीद है पूरी पूरी कि मैं 120 130 साल तक जिंदा रहने वाला हूं। लेकिन इसको स्टेटमेंट देने के बाद चाइना को मिर्च लगी। चाइना ने कहा कि नहीं भाई, आप होते कौन हो? क्यों? चूंकि तिब्बत चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है और चाइना का पूरा अधिकार बनता है कि वो तिब्बत के जो भी मामले हैं उनमें अपना हस्तक्षेप करे और उनमें बताए कि तुमको क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर जब चाइना का तिब्बत पार्ट है तो दलाई लामा भारत के अंदर क्यों रह रहे हैं। देखिए, 1951 से पहले, ठीक है, यानी कि 1950 में तिब्बत पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट रीजन था। इसका अलग से अपना कल्चर था, अलग से पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन 1951 में क्या होता है, चाइना के द्वारा तिब्बत को इनकॉर्पोरेटेड कर लिया जाता है, यानी कि तिब्बत के ऊपर चाइना अपना अधिकार जमा देता है। तो भाई यहाँ पर दलाई लामा कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, और लेकिन फिर भी कानूनी लड़ाई में ये लोग नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि सीधी बात है भाई, सरकार ने जब पूरा हस्तक्षेप कर दिया है तो आप कैसे चीजों को आगे अपनी तरफ खींच सकते हो। तो 1959 में दलाई लामा आते हैं भारत में और भारत की लेते हैं शरण। ठीक है, दलाई लामा के साथ जितने भी इनके समर्थक थे और जितने भी बौद्ध लोग थे जो नहीं चाहते थे कि भाई चाइना का तिब्बत के ऊपर अधिकार हो, वो चाहते हैं हमेशा कि तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र बन के रहे हमेशा से। ठीक है, तो वो सब भारत में आते हैं और भारत की शरण लेते हैं, जिसके ऊपर चाइना भारत के ऊपर बहुत ज्यादा
पॉइंट आउट करता है कि नहीं भाई आपने हमारे इंटरनल जो मैटर है उनमें इंटरफेरेंस किया है, आपने हमें हमारे यहाँ से जो भगोड़ा था, क्योंकि चाइना दलाई लामा को भगोड़ा ही कहती है, ठीक है, तो हमारे से भगोड़ा था उसको शरण दिया, तो इसके आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि भारत का हमेशा से तिब्बत के ऊपर क्या स्टैंड रहा है, देखिए भारत ने हालांकि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज यहाँ पर तिब्बत को कर रखा है कि ठीक है भाई भारत मानता है कि तिब्बत चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन फिर भी भारत बीच बीच में कहीं ना कहीं तिब्बत के ऊपर चाइना को उंगली करता रहता है। जैसे कि दलाई लामा का जब बर्थडे होता है तो भारत के हमेशा प्रधानमंत्री हैं, है ना, जो भी प्रधानमंत्री पहले थे और जो अब हैं, ठीक है, वो भी इनको क्या कर देते हैं, ग्रीटिंग्स कर देते हैं, बर्थडे विश कर देते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं कि भाई बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको, ठीक है। इससे चाइना को मिर्ची लगती है कि भाई हमारा ये दुश्मन है और आप उसको, भारत के प्रधानमंत्री यानी पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि आप सीधा सीधा हमको सामने धमकी देने का काम कर रहे हो, और अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि और ये जब सारी चीजें होती हैं तो इंडिया चाइना के बीच में जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें टेंशन बढ़ जाती है। हमेशा से आप देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ बॉर्डर इशू रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण ले लेते हैं अपन की 2020 में जब गलवान घाटी में क्लैश हुआ था, जिसमें चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स आमने सामने आ गए थे। साथ के साथ बॉर्डर इश्यू होने के साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज भी होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जब भारत तिब्बत को रिकॉग्नाइज करता है, तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं उनको अपने शरण दे रखी है, तो चाइना को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चाइना साफ साफ शब्दों में कहता है कि भाई इसका, अगर आप दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दे रहे हो तो इसका मतलब है कि जो चाइना की सोवरेनिटी है, ठीक है, चाइना की जो इंटीग्रिटी है, आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हिमालय रीजन है यहाँ पर जितनी भी घाटियां हैं चाइना और भारत के बीच में, इनमें टेंशन बढ़ जाती है, बॉर्डर इश्यूज बढ़ जाते हैं, ठीक है। और चाइना इनका बदला लेता है। फिर आपने भी देखा होगा कि अभी भी न्यूज आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था, पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था आर्म वगैरह जो भी चीज है, उसको इंफॉर्मेशन दे रहा था कि कहां पर भारत की क्या क्या पोजीशन है, ठीक है। तो चाइना फिर ऐसी हरकतें करने लगता है। तो चाइना के इसी प्रभाव को, जो कि उसका साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ रहा है, इसकी प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत ने क्वाड बनाया था, जिसमें इंडिया था, जापान है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है, ये मिलते हैं और जो साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का प्रभुत्व है उसको कम करने के लिए मीटिंग्स करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जो भी चीजें होती है उसको साझा करते हैं, ताकि चाइना का जो प्रभुत्व है उसको यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर कम कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या भारत को तिब्बत जैसे सेंसिटिव मामले में चाइना के साथ पंगा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? भाई भारत को बहुत सॉफ्ट बात करनी चाहिए, या फिर ठीक है कि भाई जो चीज चल रही है उसको चलते रहने दो और ठीक है होगी सो देखी जाएगी, ठीक है। आप इस बारे में अपने जो भी विचार हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।